ठीक है, पीछे बैठने लगे तो लगातार समझ आ गई। इसी को क्या कर दो, कहीं पर भी ऐसे लगा दो, ये देखो ऐसे कर दिया, या कहीं पर इसमें दूसरी तरीके की भी आती, तो इसको लेके हमने ऐसे लगा दिया तो कुली यहीं पे लग जाएगी। ऐसे दूसरी वाली भी है जो सीधी भी की जा सकती, कैसे न कैसे लगा सकते, हर तरीके की कुली है। सही है, देखो लगा के देखो, सही है, ऐसी चीज होती है। तो अब लास्ट क्वेश्चन पुली से नहीं है, ये वाला पुली से था, लगाओ इस पे हाथ। यही पोएम होती है, इसी को तो तुम घिरनी कहते हो। What is it called? घिरनी या पुली। लेकिन अब वो ये कह रहा है नहीं, पुली नहीं यूज करो, क्वेश्चन नंबर 15 वो कह रहा है ये यूज करो, कह रहा है इस बार किससे करो, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक लो और इसमें फंसा लो, और फंसाने के बाद जितना इसमें रीडिंग आए ये कभी ना कभी तो चलेगा। देखो रीडिंग पे चल रहा है कि नहीं, तो वो रीडिंग नोट कर लो। अगर तुमको लगता है नहीं हमें टाइट है वो करना है तो अपने हिसाब से मैनेज कर लो, हर तरीके के होते हैं और ज़्यादा वाला भी है हमारे पास। तो अब ये कहीं ना कहीं तो रीडिंग आ रही कि नहीं, ये देखो दैट इज स्प्रिंग बैलेंस है, ये देखो। तो इसमें इसको फंसा लिया और इसको फंसाने के बाद फिर क्या होगा, धीरे धीरे ये खींचने लग जाओ। यहाँ रीडिंग देखो, जितना फोर्स होगा वही इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। चलो क्या क्वेश्चन है बताइए, आखिरी क्वेश्चन पढ़ो। An experiment is performed. Weight of rectangular block and the minimum force required. What you observe? क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा है कि मैंने दो तरीके किए। इस पर मैंने क्या किया, इसका हुक था और उस हुक में क्या फंसा लिया, दैट इज स्प्रिंग बैलेंस। और इस स्प्रिंग बैलेंस में तुमने अपना उंगली डाल ली, इसके अंदर क्या डाल ली, फिंगर, और ये आपका हाथ है, इसको खींच रहे हैं, और इसके अंदर ये इसकी स्प्रिंग है, ये इसके मेजरमेंट्स हैं। तो तुमने ये देखा एज द मास इंक्रीजेस देन द रीडिंग इन स्प्रिंग बैलेंस ऑल्सो इंक्रीजेस। इससे तुम्हें क्या पता चल रहा है बताओ, ये स्प्रिंग बैलेंस है, ये तुम्हारी उंगली, ठीक है, ऐसा करना। सही है, तो तुम क्या देखते हो बताओ, वो बात सही है कि इस पे कहीं ना कहीं ये रीडिंग आएगी, वो फोर्स ही होगा। तो दैट इज द फ्रिक्शन इज मोर इफ मास इज मोर। बहुत हल्की सी चीज को चलाने के लिए तुमको ज्यादा फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फ्रिक्शन ट्रक में ज्यादा है। अभी अभी आपने बोला ट्रक हैवियर है तो फ्रिक्शन ज्यादा है, और किसी की साइकिल को तो पैर से धक्का देगा, कुछ होता है, कुछ नहीं होता है। तो क्या लिखेंगे, so we observe that reading of spring balance increases to move rectangular block, कब होगी बताओ, rectangular block as the mass of block increases। इससे क्या पता चलता है, तुम अगली क्लास में पढ़ोगे, दैट इज F इज इक्वल टू, जो फ्रिक्शन की वैल्यू होती है, इट इज इक्वल टू न्यू mg। न्यू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। रबर के बीच ज्यादा है, ग्लास के बीच कम है। एक नेचर भी तो सरफेस होती है, तो लेकिन m पे तो डिपेंड करता है ना फ्रिक्शन, g पे भी डिपेंड करता है। यहाँ पे तुम किसी चीज को आसानी से खिसका लोगे,
लेकिन अगर तुम जुपिटर में जाओगे तो नहीं खिसका पाओगे, वहाँ बहुत ज़्यादा ग्रेविटी है। और सन पे तो और भी नहीं खिसका पाओगे, वहाँ एक सुई को खिसकाने के लिए 1000 हाथियों का बल चाहिए। तो आप समझो वहाँ कितनी ज़्यादा। समझ में आई बात कि नहीं? सुई उठाने के लिए तो फ्रिक्शन किस पर निर्भर करता है? जी पे भी। इफ जी इज मोर, फ्रिक्शन इज मोर। इफ मास इज मोर, फ्रिक्शन इज मोर। इफ इरेगुलरिटी इज मोर, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, तो भी फ्रिक्शन इज मोर। बोलो बात समझ में आ गई? पूरी अमेरिका में रबड़ बिछा दिए सड़कों पे, और इतना फ्रिक्शन कर दिया, बोला गाड़ी का पहिया भी रबड़ और जमीन भी रबड़। अब मजाल है कि 200 पे चलाओ गाड़ी फिसल जाए, इसके भी नहीं कर। 200 पे चलाओ, 300 पे चलाओ, रबड़ की गाड़ी का पहिया, रबड़ की जमीन, बोलो कहाँ फिसली? तुमने 2 इरेजर को कभी आपस में रगड़ के देखा है? कितना फ्रिक्शन होता है। समझ में आ गई बात? तो क्या आपने देखा बताइए? सो टू मूव एज द मास ऑफ ब्लॉक इंक्रीजेस, फार्मूला यही है लेकिन अगली क्लास में मिलेगा। मास बढ़ा तो क्या बढ़ा बताओ? फ्रिक्शन बढ़ा कि नहीं? अगर जी को कांस्टेंट मान ले, न्यू को कांस्टेंट मान ले, क्योंकि सरफेस तो वही है, सिर्फ हम मास ही तो बढ़ाते जा रहे हैं। As mass of block increases, then friction also increases. अगला टेस्ट पेपर निकालो। ओके, now चलो, वर्क एंड एनर्जी। चलें, what is power, Avish, and what is its AI unit? करेक्ट, इनका भी बहुत ही गम है, इतना स्ट्रेस नहीं है। हाँ बोलो। That is rate of work done, या work done per unit time is called power. Rate of work done is called power. या फिर पावर क्या होता है? वर्क अपॉन work done per unit time is called power. Work done per unit time is called power. इसकी 2 यूनिट बताओ तृप्ति। Watt और बोलो। watt जूल पर सेकंड बता दो। per second. ठीक है, जूल पर सेकंड, इट्स यूनिट इज जूल पर सेकंड। और एसआई यूनिट, ये भी एसआई यूनिट ही है, क्योंकि जूल भी एसआई यूनिट है और सेकंड भी एसआई यूनिट है। और या फिर क्या कह सकते हो? वॉट। ठीक है, 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? क्योंकि जो तुम्हारे घर में पानी की मोटर है उसकी यूनिट वॉट में नहीं काउंट की जाती है। 1 हॉर्स पावर में 746 वॉट। जो घर में तुम्हारे मोटर लगी है तो उसको क्या कहते हैं? इसकी पावर इज हैज 1 मोर यूनिट, इट इज हॉर्स पावर। पावर की एक और यूनिट है विच इज यूज फॉर कैपेसिटी ऑफ
वाटर मोटर, घर में पानी चढ़ता है ना ऊपर, तो लोगों के घर में पानी की लगी रहती है मोटर। सो पावर हैज वन मोर यूनिट, हॉर्स पावर। कौन सी होती है? हॉर्स पावर। 1 HP इट इज 746 वॉट। ये कई बार MCQ में आया हुआ सवाल है, इसलिए इसको नोट कर लो। अगला सवाल है, लेकिन ये ऐसा यूनिट नहीं है। इट इज यूज फॉर वाटर पंप। किसके लिए यूज की जाती है? इट इज यूज फॉर क्वेश्चन नंबर 2 देखो। When a body of mass m is dropped from height h, how total energy is conserved at top, midway and the body is reached at the bottom of ground? तो एक मास हम ले लिया और वो मिडवे में भी आ गई और सबसे नीचे गिरते गिरते यहाँ भी आ गई, 3 जगह आ गई। अब ये टच नहीं की है लेकिन आ गई। तो टॉप की हाइट h है, मिडवे की है h/2 है, और सबसे नीचे हाइट कितनी हो गई? 0 हो गई। सही है। और ये तीनों पोजीशन क्या हो गई? A, B एंड C। तुमने ड्रॉप किया तो U क्या हो गया? 0 हो गया। मैं पूरा करा के दिखा रहा हूँ, फिर लास्ट में एक लाइन लिखनी, वही इसका आंसर। लेकिन ये भी 4 लाइन का क्वेश्चन आता है, तो आगे इसमें होगा तो हम लोग देख लेंगे। तो तुमको मालूम है कि टोटल एनर्जी क्या होती है मैकेनिकल एनर्जी किसी चीज की? दैट इज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इतनी बात जानती हो? एक ड्यू टू पोजीशन होती है, ड्यू टू मोशन होती है। दो ही चीज को मिला करके तो ही हम उसे यांत्रिक ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। दैट इज टोटल एनर्जी ऑफ ए बॉल at top, it is equals to mechanical energy। और मैकेनिकल एनर्जी स्वागतिका क्या होती बताओ? ठीक है, स्वास्तिका नाम नहीं, स्वागतिका बाजा नाम है। स्वास्तिका मैं तो नाम दैट इज PK प्लस EC। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और प्लस सही है, दो चीज होती है। अब जरा सबसे ऊपर है तो क्या उसमें कुछ मोशन है? वो तो फ्री फॉल की पोजीशन में है। तो सबसे ऊपर में बताओ हाफ m × 0² ये क्या होता है? mg और कैपिटल H, क्योंकि हाइट कितनी है? सही है। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगी? E टोटल एट A इट इज इक्वल्स टू mgh। ये बात तुमको समझ में आ गई? A पे निकाल ली, चेक करो। सही है, बोलो दिव्यांश, इतनी बात तुमको समझ में आई? अब वहां से तुम गिराओगे और कोई चीज h/2 हाइट गिर जाए तो क्या उसमें कुछ स्पीड आ जाएगी? मैं ये पेनी गिराऊं और यहाँ से यहाँ तक गिरे तो क्या इसमें कुछ स्पीड आ जाएगी? सिर्फ छोड़ने से ही आ जाएगी, ग्रेविटी की वजह से। सो अब दूसरा केस देखो, ये तो केस 1 है, A पे निकाला। अब एट B इफ ऑब्जेक्ट ड्रॉप्स, कितना ड्रॉप करता है? बाई h/2 हाइट, तो मुझे इसकी वेलोसिटी चाहिए। लेकिन आशीष v² क्या होता है? ये होता है, इट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सिर्फ आप इसमें वैल्यू फीड करो आशीष। v² इज इक्वल टू 0² प्लस 2 पूरा करो। आप बताओ आरिश, आप बताओ। प्लस नहीं, 2 × g ही लिखो, s की जगह क्या लिखोगे? आप बताओ कि कितना ये गिरी यहां से b तक आते हैं? आप बोलो। h/2 ना,
क्योंकि पूरी हाइट h है और आधे रास्ते मिड वे पे निकाल रहे हो, बोला था। तो दैट इज h/2। ये समझ में आई बात कि नहीं? तो ये देखो, ये और ये कट गया तो v स्क्वायर कितना आया बोलो? GH आ गया, G इंटू एच। इसको यहीं छोड़ दो, अब हमें इससे ज्यादा लेना देना नहीं है। कि इक्वेशन लगा के छोड़ दी। हमें तो EV चाहिए, और EV का फार्मूला क्या होता है? अभी अभी रिद्धि ने बताया, दैट इज EK प्लस EP। सही है? EK कितना हो गया? हाफ mv स्क्वायर। और EP कितना हो गया बोलो? जमीन से कितनी ऊंचाई पर? ये जमीन से कितनी ऊंचाई पर? h/2। ये बहुत टैलेंटेड हो चुकी है। h/2 रख रही, देखो बहुत बड़ी बात है। अगला स्टेप बताओ रिद्धि। हाँ देखो, ये v स्क्वायर की जगह GH है, तो ये वैल्यू थी, तो इन्होंने क्या किया? इंटू GH प्लस, बोलो GH डाल दिया, जो तुमने कहा था मैंने डाल दिया v स्क्वायर की जगह, प्लस mg और h/2। तो क्या मैं mg और h कॉमन ले लूं? तो हाफ यहाँ आ जाए और हाफ यहाँ आ जाए। हाफ और हाफ मिलकर कितना होता है? 1। तो ये कितना हो जाएगा? mgh। हो गया कि नहीं? मेरे कहने का मतलब है जो EA थी क्या वही EB है? तो one type of energy is equally converted into other form of energy, and in this way the total energy of object remains conserved। इसी पे भी निकालो। अगर तीनों पे आ गया तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ, तो इसको अब सी पे भी निकालो। बुक में भी है, इसलिए आता रहता। चलो, EC पे अब ये ऊपर से कितना गिरा? HC। इफ इट फॉल्स डाउन, कितना फॉल्स डाउन करेगा? H हाइट, क्योंकि C तक आते आते तो पूरा H गिर गया ना। आशीष सही रखवा लेते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। वैल्यू रखो, पूरा रखो, सब पूरे पे। मोहित आप रखो, पूरा रखो, यहां से शुरू करो। बोलो, दिग्विजय आप रखो। ये मोजिद कह रहे हैं जो यहाँ पे स्पीड होगी वही यहाँ पे भी होगी। कह रहे हैं कि मैं 1 मंजिल से कूदूं चाहे 10 मंजिल से, v तो वही रहेगा। वो कह रहे हैं मैं 10 मंजिल से भी नहीं मारता हूँ, v वही रहेगा क्या? ये लोग GH बोल रहे हैं। आप बताओ, v बदल जाएगा ना? c का भी अलग है, हर पॉइंट पे अलग है। हाँ बोलो, v स्क्वायर तो v स्क्वायर ही रखो हर एक केस में। v नहीं, v डैश भी कर सकते हैं, मैं v ही रख रहा हूँ। आगे बोलो, बोलो 0 स्क्वायर प्लस 2g, और कितनी हाइट गिरा है वो? h गिरा, h/2 नहीं गिरा है, c की बात की जा रही है। जब b पे थे तो h/2 रखा था, कितना गिरा वो चीज। अब c पे हो तो कितना गिरा ऊपर से? h गिरा कि नहीं? तो v स्क्वायर कितना हो गया? 2gh। अब रिद्धि की बात की जाए, E/c। रिद्धि ने क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी किसके इक्वल होती है? E के और प्लस EP। यही बताएंगे क्या फीड किया जाए, करो जरा। हाफ mv स्क्वायर mg, और h कितना रखूं? C पॉइंट पे h कितना है? तो 0 रखो, क्योंकि अब तो बिल्कुल जमीन से छूने वाला है। अगला स्टेप बताओ, क्योंकि अब यही इन्होंने उठा के यहाँ रख दिया 2gh, और 2 से 2 कट गया, तो आंसर क्या आ गया?
तो क्या जो EC पर मैकेनिकल एनर्जी आएगी वही EB पर भी आएगी, और क्या वही एनर्जी EA पर भी आएगी? तो EA is equals to EB is equals to EC. This implies EA is equals to EB, it is equals to EC. ये सब कुछ भी आपको नहीं लिखना है, आपको लिखना क्या है वो मैं बता रहा हूं। लिखना है कि एज ड्यूरिंग फ्री फॉल, होता क्या है बताओ? ड्यूरिंग फ्री फॉल, ये बुक का ही क्वेश्चन एक्सरसाइज में, फ्री फॉल इट्स पोटेंशियल एनर्जी ग्रेजुअली चेंजेस इनटू, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इन इक्वल अमाउंट। चेंज होती है लेकिन उतनी ही होती है। दैट इज ड्यूरिंग फ्री फॉल ऑफ बॉल इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, बट काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इंक्रीजेस। मेरा कहने का मतलब है कि डिक्रीज इन PE it is equals to increase in K। ये बात समझ आई? उसके स्थितिज ऊर्जा में घटने की जो मात्रा है वो उसके गतिज ऊर्जा में बढ़ने की मात्रा के बराबर होती है, इसलिए उस वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा हमेशा स्थायी रहती है। सो इट्स मैकेनिकल एनर्जी एट ऑल पॉइंट्स ऑफ फ्री फॉल रिमेन्स कांस्टेंट। सही है, यही तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सो इट्स मैकेनिकल, इतना लिखना है आपको। आप अगर ABC कह रहा है, ABC तो लिखा नहीं होगा ना क्वेश्चन, कुछ भी नहीं लिखा, बस आप यहीं चली गया, इतना ही लिखना। इट्स मैकेनिकल एनर्जी at all points remain constant if no external force is acting। कोई मतलब फ्रिक्शन फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव। ग्रेविटी तो एक्ट कर रही है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स तो एक्ट कर रहा है, तो गिरेगी कैसे? इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग, ठीक है, ऑन ए सिस्टम, ये बॉल एक सिस्टम हो गया, देन इट्स मैकेनिकल एनर्जी remains conserved। This is law of conservation of mechanical energy। आप चाहें तो इस पे स्प्रिंग लगा दें, बार बार इधर उधर घूमे, नीचे खूब पाउडर डाल दे बढ़िया, ये पूरी दिन घूमती रहेगी। अब फ्रिक्शन होगा और 2 ही मिनट में रुक जाएगा, कोई फ्रिक्शन ना हो। ऐसा साइंस में कभी विज्ञान भवन गए हो, वहाँ पूरा दिन चलता रहता है, यहाँ से वहाँ गया, वहाँ से, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन ही हटा देते हैं। इफ नो, ठीक है, इफ ऑब्जेक्ट इज फ्री फ्रॉम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये कंजर्वेटिव फोर्स थोड़ी है फ्रिक्शन, इसके अगेंस्ट काम करो, क्या वो काम तुम्हारा रहेगा इसमें? तो इस तरीके से, और जबकि ये पेन ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करके ऊपर रख दिया, अब ये कंकाल है, ये गिरेगा तो काम कर जाएगा। और फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम किया तुमने, तो क्या मेरा काम ये जमा हो गया? इससे कहीं लौटो तो लौट पाएगा कभी? कंजर्वेटिव फोर्स वो होते हैं कि ग्रेविटी के अगेंस्ट किया, अब इसको गिराओ तो ये आवाज़ भी करेगा और बहुत सारा काम भी करेगा। हथौड़ा उठाया तो जब ये नीचे गिरेगा तो काम नहीं करेगा। ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करोगे तो काम जमा, और फ्रिक्शन के अगेंस्ट में किया और सोचोगे वापस आएगा, कभी नहीं आने वाली। सही, चलो अब हम आगे की बात करते हैं, अगले सवाल। उसके पहले एक चीज लिखा दे जो इस प्रश्न से संबंधित नहीं है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल। वो भी पूछा जा सकता है, बुक का इसे लिखा, देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इफ बॉडी इज प्योरली अंडर कंजर्वेटिव फोर्स, सिर्फ ग्रेविटी के अंडर में हो। क्या ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स है? ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करो, जवाब। इफ बॉडी इज प्योरली अंडर कंजर्वेटिव फोर्स, सेंटेंस पूरा करो आवेश, देन
पूरा बता देना। आप भी बोलो दीक्षा। आपने सही बता दिया। वो थोड़ा अभी गम में है। ये जो बाइडेंट से इसको मिलवा देंगे अभी बढ़िया से ये, ठीक है। या इनका कोई दोस्त इनको चाट पकौड़ा खिला दे, कुछ करे इनके साथ, सही हो। प्योरली अंडर कंजर्व। जो गौतम बुद्ध थे, सिद्धार्थ ना, उन्होंने तो पहली डेड बॉडी देखी थी, जंगल चले गए और वहां से सिद्धावस्था को प्राप्त कर ली। उन्होंने कहा ये एज है, मृत्यु देख लिया आपने, कितना वैसा लगा होगा इसको। सोचो अब इसको ये है कि घर छोड़ के नहीं गया बस। बॉडी इज प्योरली अंडर कंजर्वेटिव फोर्स, तो क्या होगा बताओ? देन इट्स यस, इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स। कहने का मतलब है जो रिद्धि ने बताया, इट इज सिर्फ उस पर ग्रेविटी लगी हो, मैग्नेटिज्म लगा हो या इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्रिक्शन ना लगा, फ्रिक्शन या ड्राइव होगा, सब खत्म हो जाएगा। अगला देखिए, लिखना इतना ही है बस आपको, ये सब इनके लिए अनबी के लिए बता रहे हैं, क्योंकि बाद में जब हम फिर से चैप्टर पे लौटेंगे तब तक इनका एग्जाम ही हो जाएगा। A man holding a bucket of water on head stands stationary. Sachi, is he doing work? Give reason. तो अगर बकेट ऑफ वाटर किसी ने रख रखा है, अपने सर पर होल्ड कर रहा है, तो ही इज नॉट डूइंग एनी वर्क। वो कुछ काम कर रहा है क्या? ही इज, क्यों? क्योंकि इस काम में कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ठीक है। अब जरा देखिए, एज इस काम में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो क्या लिखेंगे बताइए? एज ही इज अप्लाइंग फोर्स अपवर्ड। अब फोर्स तो अप्लाई कर रहा है अगेंस्ट ग्रेविटी, बट ऑब्जेक्ट इज नॉट गेटिंग डिस्प्लेस्ड, सो नो वर्क इज। वो अब ग्रेविटी के अगेंस्ट बकेट को उठा हुए ना। एज man is holding bucket by applying force, किसके अगेंस्ट में? अगेंस्ट gravity, but no displacement is taking place. और वर्क डन क्या होता है बताओ? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स यहाँ नॉन जीरो है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो है। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ इंटू जीरो। तो वर्क डन क्या हो गया? मैन इज डूइंग नो वर्क डन। बोलो, बात समझ आ गई? मैन इज डूइंग। अगला सवाल देखिए, अ पुली लिफ्ट्स ए बॉक्स ऑफ 15 kg फ्रॉम द ग्राउंड, और अपने सर पे रख लेता है। अगर वो 1.5 मीटर की हाइट का है, तो क्या वो कोई काम कर रहा है? जमीन से बक्सा सर पे रख रहा है। अविश करेक्ट। अब इन्होंने क्या कर रहा है, मतलब ये बहुत ही प्रिसीजन इनका कितना अच्छा है, हर चीज प्रॉपर बताते हैं। इसका मतलब है कि टैलेंटेड है, हम तो इनको ऐसे ही समझ सकते हैं। अब ये ओवरकम कर चुके हैं। चलो ठीक है, इन्होंने कहा, देखो बहुत बड़ी बात आज अविश ने कह दी, बात ही बात। इन्होंने कहा बक्सा जमीन पर रखा था और उसने ग्रेविटी के अगेंस्ट में उठाया और अपने सर पे रख लिया, तो बोलो उसने ऊपर की ओर फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर किया क्या? तो ये अब जब ऊपर उठाया, ठीक है, ऊपर डिस्प्लेसमेंट भी किया, तो ऐसी स्थिति में इसने काम किया। If force is applied, देखो इस पर वेट कितना है? mg,
तो फोर्स तो तुम्हें इतना ही लगाना पड़ेगा। एज मैन अप्लाइज फोर्स इक्वल टू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू बॉक्स एंड बॉक्स इज ऑल्सो गेटिंग डिस्प्लेस्ड। वो ऊपर फोर्स लगा रहा, ऊपर ही ले जा रहा है चीज को, जिधर फोर्स लगाया उधर ही चीज चली जाए, यही तो वर्क डन है, यही पॉजिटिव वर्क डन। अब भाग्यवान है जो इनके बगल बैठ गए। चलो, एज मैन इज, मैन क्या कर रहा है बोलो, अप्लाइंग फोर्स किसके इक्वल कर रहा है रोहित? कैलकुलेट करेंगे। एज मैन इज अप्लाइंग फोर्स, ठीक है, इक्वल टू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसा कि रोहित ने बता दिया, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, रोहित हर चीज बता देते हैं, ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड अपोजिट टू इट, उतना कर रहा है। एंड जो बॉक्स है इज गेटिंग डिस्प्लेस्ड, किधर डिस्प्लेस हो रहा है रोहित? बहुत अच्छा, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, हर चीज बता रहे हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। सो वर्क इज डन। अब वर्क निकालो, ये सब अब इसने बहुत पहले बता दिया। तो दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन का क्या फार्मूला है आशीष? तुम हर चीज जानते हो, तुम टेक्निकल व्यक्ति हो, ये सब तुम्हारे तक कभी तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये नाक रगड़ने ना कभी तुम्हारे तक नहीं पहुंच पाएंगे। इन लोगों को कभी ना दिखाना अपनी काफी, सब 10th में पहुंच जाएंगे। आगे देखो, कभी नहीं दिखाना। दैट इज वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी से अगली लाइन बताओ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगली लाइन बता दो तो मैं वैल्यू पुट कर दूं। सही है, क्योंकि फोर्स कितना लग रहा है, यहां से देखो, वेट के बराबर, और वेट कितना है, यही तो पुट करना पड़ेगा। तो इट इज इक्वल्स टू mg। वैसे आशीष ने सही बताया क्योंकि उसने फाइनल आंसर बता दिया, mg अच्छी तो बोल रहा था। तो दैट इज इक्वल्स टू, और हाइट कितनी है, s, सब चीज रखो, 15 किलो का बॉक्स, g कितना है, 9.8, सही बताया था आशीष। h कितना है, 2 मीटर। सबको मल्टीप्लाई करो, 15 का 2 में करो, 294 जूल। तो दैट इज 294 जूल। अगला सवाल देखेंगे, 5th क्वेश्चन। रॉकेट इज मूविंग, तो कितना वर्क डन हुआ, इतना वर्क डन लिख देना कि इज वर्क डन बाय पुली, तब तुम्हें पूरे नंबर मिलेंगे। बाय rocket is moving with a velocity v. If the velocity suddenly tripled, find its kinetic energy। ये देखो, ये रॉकेट है और इसमें से पीछे एग्जॉस्ट निकल रहा है और ये रॉकेट आगे बढ़ रहा है। ये लो, इसकी पहले वेलोसिटी v थी और अभी इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, इसी रॉकेट की, तो कह रहा है इसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या कुछ फर्क पड़ सकता है? अगर वेलोसिटी बढ़ा दी जाए तो साची काइनेटिक एनर्जी में कुछ फर्क पड़ेगा? पड़ सकता है, पड़ सकता है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी वास्तव में मोशन पर ही होती है, हाफ mv², kv1 कर दो और इसे क्या कर दो, काइनेटिक एनर्जी 2, हाफ। मास तो नहीं बदला इसमें, लेकिन वेलोसिटी तुमने कितनी कर दी, 3v, तो 3v² कर दिया, वहां भी थी, तुमने 3 गुनी कर दी ना। तो अब ये है, और kv2 कितनी हो गई बोलो, ke2 हाफ m इंटू 9v², क्योंकि 3v इंटू 3v, 9 को पहले लिख लो, या ऐसा भी कर सकती हो कि हाफ mv² इंटू 9। तो बोलो जो ke2 है, हाफ mv² किसकी वैल्यू है, ये बताओ, क्या ke1 की है?
तो मैं हाफ एम वी स्क्वायर की जगह के ई 1 रख दूं, तो के ई 2 कितना हो जाएगा, के ई 1 इंटू 9. इफ वेलोसिटी इज ट्रिपल देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉकेट विल बी 9 टाइम्स. सही है क्या? यही पूछ रहा है कि कुछ और रेशो पूछ रहा है? तो तुम के ई 2 बाई के ई 1 कर दो न्यू, और बाई के ई 1 इट इज 9 बचा, अपने मन से नीचे 1 लिख दो. सही है. इफ वेलोसिटी, यदि उसका वेग 3 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा 9 गुना हो जाए. चलो इस बात को लिखो. If velocity is tripled, ठीक है, if velocity is tripled, then आशीष सेंटेंस पूरा करो. Then सही है. Then kinetic energy will become 9 times of the earlier one. ठीक है. तो कितनी इंक्रीज होगी अनुष्का काइनेटिक एनर्जी में? सब्ट्रैक्ट करके इंक्रीज निकालो. तुम पहले 10 साल की थी, अभी 20 साल की हो गई हो, तो कितना इंक्रीज हुआ? सब्ट्रैक्ट. इंक्रीज का पूछे फिर उसी से परसेंटेज निकालना. ओके चलो. 6th क्वेश्चन चेक करो. Avinash can run with a speed of 8 meters per second against the friction force of 10 Newton, and Kapil can move with a speed of 3 meters per second against a friction force of 25 Newton. Who is powerful and why? जरा देखो, ये अविनाश है जो दौड़ रहा है, तो अविनाश दौड़ सकता है किस फोर्स से? इट कैन रन फ्रिक्शन के अगेंस्ट रन कर रहा है. चलो दैट इज मेरा कहने का मतलब है तुम मस्कुलर फोर्स लगाओगे तभी तो होगा. अब बर्फ पे तो खड़े रहो, ऐसे ही फिसलते चले जाओ. बर्फ का क्या है, लेकिन फ्रिक्शन होगा तो मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें दौड़ने के लिए. तो कितना फोर्स लगा सकता हूँ पहला वाला व्यक्ति? मान लो तुम ये समझो ये अविनाश है जिसका कभी विनाश हो ही नहीं सकता, ऐसा तुम समझो. ठीक है, अक्षुण्य है ये. दिस इज अविनाश. और ये कितना फोर्स लगा रहा है, और किसको काउंटर करने के लिए लगा रहा है? फ्रिक्शन को. फ्रिक्शन कितना होगा? फ्रिक्शन 10 न्यूटन का है. अगर ये ठीक 10 न्यूटन का फोर्स लगाए तो ये एक ही स्पीड से चल सकता है. अगर ये 12 का लगाने लग जाएगा तो इसके पे एक्सीलरेशन आ जाएगा और तेज, तो तब तक दौड़ेगा जब तक कि गिर ना जाए. लेकिन ये वैसा नहीं कर रहा है, बस फ्रिक्शन को काउंटर कर रहा है. तो क्या दोनों फोर्स नेट मिलके 0 हो जाएंगे? और ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है कि अगर बाहरी फोर्स ना लगाया जाए तो चलती चीज चलती रहेगी, रुकी चीज रुकी रहेगी. तो उसने बस उतना सेट कर लिया कि फ्रिक्शन को काउंटर करना है और मजे से एक स्पीड से दौड़ रहा है. किस स्पीड से दौड़ रहा है? दैट इज, यानी वो इतना फोर्स तो लगा रहा है ना फ्रिक्शन के अगेंस्ट में, और इसकी स्पीड कितनी है? 8 मीटर पर सेकंड. जबकि ये देखो, ये कौन है? ये कपिल है. ठीक है, तो ये कैसा कर रहा है? ये भी कुछ फोर्स लगा रहा है. ये पता नहीं कौन से ट्रैक में घूम रहा है. 25 न्यूटन के ट्रैक में, ये अमेरिका में घूम रहा है रबड़ के ट्रैक में. और तो इतना ही फोर्स भी लगा रहा होगा. सही है. और बोलो इसकी स्पीड कितनी है? 3 मीटर पर सेकंड. या सैंड में चल रहा होगा मुंबई में, चल ही नहीं पा रहा. दोनों अपना अपना फोर्स लगा रहे हैं. मुझे ये बताओ हु इज मोर पावरफुल. तो ये मुझे बताइए पावर का फार्मूला बताओ. W बाई वर्क डन अपॉन टाइम. ये बात समझते हो तुम क्या? वर्क डन अपॉन. अच्छा, वर्क डन का अभी अभी आशीष ने क्या फार्मूला बताया?
फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये चीज तुम्हें मालूम है? अब बोलो S बाई वी मोहजित क्या होता है? S बाई टी दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसे भी लिख लो। तो क्या तुम्हें पावर का ये भी फार्मूला पता है वही चीज, बस तुमने क्या लिख दिया, वर्क डन की जगह फार्मूला लगा दिया। और एस बाई टी वृद्धि क्या होता है? वी हो गया। क्या यहाँ एफ और वी दोनों दिए हैं? क्या तुम अविनाश की भी पावर निकाल सकती हो? और कपिल, दूसरा कौन है? कपिल। तो दैट इज पावर ऑफ अविनाश। और दूसरा कौन है? कपिल। लिखो पावर। पावर इज इक्वल टू एफ इंटू वी। तो इट इज 10 इंटू 8, 80 वॉट। ये कितनी पावर लगा रहा है? 80 वॉट लगा रहा है। दूसरे केस में पावर क्या है? अनवी। Whose power is more? Power of अविनाश is more। लिखो इस चीज को। Power of अविनाश is। यहां तक बात तुमको समझ में आ गई? अगला सवाल देखिए। Can any object have mechanical energy even if its momentum is zero? मोहजित, हमारे लेवल का सवाल है, बताओ। मोमेंटम जीरो हो तो, मेरा कहने का मतलब है क्या इसमें मैकेनिकल एनर्जी है? इसका मोमेंटम जीरो है इस कल में। करेक्ट, mgh है। तुरंत इन्होंने पकड़ लिया। बोला इसमें mv नहीं है लेकिन mgh तो है। बहुत बड़ी बात कही है, 9th में होकर बताना है। सही बात है कि नहीं? कोई भी चीज कहीं भी ऊपर टंगी है, सब में mgh है। अभी यहाँ झटका आ जाए, भूकंप, सब गिरेगा, ये टूट फूट जाएगा। कौन काम कर रहा है? यही जब ऐसी काम कर रहा है। क्योंकि इनको जितना टांगने में आपने एनर्जी लगाई वो कंजर्व हो गई ग्रेविटी के अगेंस्ट। सही है? तो बहुत बड़ी बात इन्होंने बता दी। अब इसको लिखें जो इन्होंने बोला। यस, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी है। तो मैकेनिकल एनर्जी होती क्या है बताओ? जैसे एक स्ट्रेस्ड स्प्रिंग है, बहुत खींच लो और इसको यहां पर कहीं पर फिक्स कर दो ब्रैकेट में, तो इनके पास स्प्रिंग फोर्स की वजह से एनर्जी है। ये भी तो पोटेंशियल एनर्जी है। जिसके पास पोटेंशियल एनर्जी उसके पास मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है? स्ट्रेस्ड क्रॉस बो, मान लीजिए ये धनुष बाण है, इशु आशा, संस्कृत में क्या कहते हैं? इशु आशा। या क्रॉस बो स्ट्रेस्ड है, खींच के रखो, तो क्या उसमें एनर्जी नहीं है? चल कुछ नहीं रहा, वी नहीं, काइनेटिक एनर्जी नहीं है। तो एक तो है, या जैसा कि मोहजीत ने अभी बताया कि एक गुलदान जो उनके घर में एक कपबोर्ड के ऊपर रखा हुआ है, क्या उसमें भी मैकेनिकल एनर्जी है? इवन 2 मैग्नेट्स, यहाँ पर इनके कंस्ट्रेंट रख दो, नॉर्थ को नॉर्थ के पास ला के खड़ा कर दो। अगर तुम ये बाउंड्रीज हटाओगे तो ये दूर भागेंगे। क्या इनमें मैकेनिकल एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी तो है ही है। ड्यू टू कन्फिगरेशन और पोजीशन, सब में पोटेंशियल एनर्जी। एनी ऑब्जेक्ट विच हैज पोटेंशियल एनर्जी हैज मैकेनिकल एनर्जी। सही है? दो चार्जेस के बीच बारे में भी यही बात सत्य है। इनको पास ले आओ। सही है? तो क्या लिखें? क्वेश्चन पढ़ो। Have momentum even if it's mechanical energy। अब वो उल्टी बात कह रहा है। कह रहा मैकेनिकल एनर्जी जीरो हो और लेकिन क्या उसमें मोमेंटम होगा? उल्टी बात कह रहा है। एक है कि काइनेटिक एनर्जी जीरो हो तो मैकेनिकल एनर्जी हो सकती है, वो तो मैंने बताई। अब वो ऐसा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? दैट इज इफ, ये तो क्वेश्चन देखिए,
देखो 8th क्वेश्चन, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी किसका किसका सम होती है? इट इज ई के और प्लस ई पी। यहां तक समझ आया? दिस इज हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी। यहां तक समझ आया? ई के एंड ई पी बोथ आर नॉन निगेटिव वैल्यूज। क्या एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है? इसमें सिर्फ में कभी माइनस में नहीं होगी, ई के कभी माइनस में होगी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? तो इसलिए बोथ आर पॉजिटिव क्वांटिटीज। इफ दिस इज जीरो मीन्स बोथ शुड बी इंडिविजुअली जीरो। अगर मैकेनिकली एनर्जी किसी की जीरो हो जाए तो उसका क्या मतलब है कि दोनों, ये भी mgh है तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि ये जीरो हो जाए, अगर ये जीरो हो जाए और ये भी है। समझो इस चीज को। वो कह रहा है कि क्या किसी ऑब्जेक्ट में मोमेंटम हो सकता है? मोमेंटम हो, 10 किलो की चीज है और मजे से 10 मीटर पर सेकंड से घूम रही है, मोमेंटम है एमवी। और कह दो नहीं नहीं इसमें तो कोई काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी इसमें, क्या मोमेंटम बताओ पहले इसका, पी की वैल्यू बताओ। दैट इज 10 into 10 कितना है? 100 kg मोमेंटम है ना। अब तुम ई के की वैल्यू बताओ। हाफ एम, मास कितना रखोगी? v कितना रखोगी? 10 का स्क्वायर। ई के कितना है? दैट इज 500 जूल। तो आप कह दो हाँ हो सकता है ये 500 जूल हो जाए और ये -500 जूल। तो क्या किसी की ईपी निगेटिव हो सकती है? वो कह रहा है मैकेनिकल एनर्जी जीरो है, तो क्या उसमें मोमेंटम होगा? मोमेंटम होगा तो फिर तो ई के भी होगी, है ना? ये होने से तो इसको रोक पाओगे क्या? क्या किसी का मास ही जीरो कर दोगे क्या? नहीं हो सकता। सो इसलिए क्या आंसर लिखेंगे बताइए? इफ मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी बोथ शुड बी इंडिविजुअली जीरो, क्योंकि निगेटिव कोई भी नहीं हो सकती है, टू मेक द मैकेनिकल एनर्जी जीरो। सो गिवन कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। इसको भी जीरो होना पड़ेगा और इसको भी जीरो होना, तभी तो जीरो होगी। लिख दें? समझ में आ गई बात आपको? ये जस्ट समझाने के लिए करा गया है, बाकी मैं लिखा रहा हूं। तो क्या लिखें? ये लास्ट क्वेश्चन है, लिखो इसे। दैट, आज कोई टेस्ट नहीं है, नोट करो। मैकेनिकल एनर्जी इज सम ऑफ, किसका सम है? मैकेनिकल एनर्जी इज सम ऑफ EK एंड EP बोथ आर स्केलर क्वांटिटी। दोनों ही क्या है दीपिका? स्केलर क्वांटिटी। बोथ शुड बी इंडिविजुअली जीरो टू मेक E टोटल जीरो या मैकेनिकल एनर्जी जीरो। अच्छा, ये तुम्हें समझ में आ गया? अब अभी सवाल पूरा नहीं हुआ है। इसका मतलब है मैंने कहा ई के जीरो हो गया। ई के क्या हो गया? ई के का फार्मूला बताओ अगर जीरो हो गया। हाफ दैट इज इक्वल टू जीरो। वी स्क्वायर को यहीं रहने दो, जीरो के साथ 2 ले जाओ और नीचे देखो ये चीज देखो, 2 उधर चला गया, एम नीचे आया। बताओ 2 के साथ 0 का मल्टीप्लाई क्या होता है? और 0/m क्या होता है? 0 होता है, यानी v स्क्वायर क्या हुआ? तो v क्या हो गया? v 0 तक तुम्हें बात समझ आई? अब मुझे बताओ p क्या होता है? p का फार्मूला mg नहीं होता है, mv होता है। समझे? p का क्या फार्मूला होता है? सही है। और v क्या आ चुका है? तो दैट इज इक्वल्स टू m into 0। सही? तो इसका मतलब है इफ एनी ऑब्जेक्ट हैज जीरो मैकेनिकल एनर्जी देन इट्स मोमेंटम मस्ट बी जीरो।
यदि किसी की यांत्रिक ऊर्जा शून्य है तो उसका संवेग भी शून्य होना चाहिए, क्योंकि उसकी गतिज ऊर्जा पहले ही शून्य हो चुकी। समझ में आ गई बात? मैं बोल रहा हूं, फिर इसको तुम बोलो, तब मुझे पता चल जाएगा, फिर उसी के साथ ही छुट्टी करेंगे। पहले बोलना पड़ेगा तुम। इफ मैकेनिकल एनर्जी इज जीरो, दिस इंप्लाइज that its kinetic energy and potential energies are individually zero. And if kinetic energy is zero, so its velocity is zero, so its momentum is zero. Repeat karo. If mechanical energy is zero, this implies kinetic energy and potential energy is zero. And if kinetic and potential energy are zero, सिर्फ kinetic energy is zero. kinetic energy is zero. This implies that momentum is also zero. Then its velocity is zero, so its momentum. आज की क्लास नो, इसे 7th हमने किया नहीं, 7th अगली बात। पहले बता दी तो 7 पहले का। आप 2 पेन ले लो तुम। ये लो। Sir, पूरा वीडियो बनवाए करो तुम लोग।